हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो क्लास है आपकी आज की सेकंड क्लास है। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ये आप जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके आने वाले यानी जो 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला उसमें पेपर सेकंड में आपके ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी पेपर सेकंड के लिए आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर फर्स्ट में आपका सस्ती नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस ग्रंथ को बाबरनामा के पूरक के रूप में माना जाता है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसको बाबरनामा के पूरक के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्या वो तारीख रसीदी है, अकबरनामा है, आईने अकबरी है या फिर तुझके जहांगीरी है। तो वो कौन सा ग्रंथ है जिसे बाबरनामा के पूरक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा ग्रंथ है वो, क्या वो तारीख रसीदी है। तो बिल्कुल सही, तारीख रसीदी आपका जो ग्रंथ है उसको बाबरनामा के पूरक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न ग्रंथों में से किसमें चित्रकला से संबंधित जानकारी मिलती है जिससे रॉबर्ट स्कैलर ने इस ग्रंथ का पता लगाया था। कौन सा वो ग्रंथ है, क्या वो पातशाहनामा है, शाहजहांनामा है, नियामतनामा है या फिर तुझके साली है। इसमें से कौन सा ग्रंथ है जिसके माध्यम से या फिर जिसमें चित्रकला से संबंधित जानकारी मिलती है और जो रॉबर्ट स्कैलर है उन्होंने इस ग्रंथ का पता लगाया था। तो वो कौन सा है, तो वो है आपका नियामतनामा। ठीक है, नियामतनामा जो है ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है चित्रकला से संबंधित जानकारी भी मिलती है। ठीक है, और इसका जो पता लगाया किसने लगाया है, तो रॉबर्ट स्कैलर ने इसका पता लगाया है। तो ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा अपनाई गई युद्ध पद्धति क्या थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के द्वारा कोई एक युद्ध अपनाई गई थी, तो वो कौन सी युद्ध पद्धति थी। क्या वो तुलगमा युद्ध पद्धति थी, मंगोल युद्ध पद्धति थी, ईरानी युद्ध पद्धति थी या फिर आपकी थी अफगान युद्ध पद्धति। दो कौन थी, वो थी तुलगमा युद्ध पद्धति। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वेदों में से किसमें सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य संबंधी दिशा निर्देशों का समावेश किया गया। कौन सा ऐसा वेद है जिसमें ब्रह्मचर्य संबंधी दिशा निर्देश का जो है क्या किया गया, समावेश किया गया है। ब्रह्मचर्य के जो दिशा निर्देश है उनको बताया गया है। तो वो कौन सा ग्रंथ है, क्या वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है या फिर सामवेद है। तो वो कौन सा है, वो है ऋग्वेद, जिसे सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगर बात करें संगीतों का वेद कौन सा माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका सामवेद। सामवेद जो है वो संगीतों का वेद माना जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। ये ऐसा वेद है जहाँ पे ब्रह्मचर्य के नियमों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह सूरी है, उसका बचपन का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जीता खां, अलमास बेरा, फरीद या फिर बहार खां। तो शेरशाह जो सूरी है उसके बचपन का नाम क्या था, तो उसका बचपन का नाम फरीद था। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राखी गढ़ी नामक पुरातात्विक स्थल इनमें से किस राज्य में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है कि राखी गढ़ी जो नामक पुरातात्विक स्थल है कौन से राज्य में प्रेजेंट टाइम में स्थित है। क्या वो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो वो कौन सा राज्य है, वो है हरियाणा। यहाँ पे राखी गढ़ी जो है स्थित है जो कि पुरातात्विक स्थल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, सॉरी कहाँ हुआ था। ठीक है, जो अकबर हैं उनका राज्याभिषेक कब नहीं यहाँ पे कह सकते हैं, कहाँ हुआ था। ठीक है, आगरा में हुआ है, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या फिर कलानौर में हुआ था। तो
ये जो अकबर है उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलानौर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने भारत पर किसके राज्यकाल में आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर किसके राज्यकाल में आक्रमण किया था। क्या वो अहमद शाह था, मोहम्मद शाह था, बहादुर शाह था, या फिर जहांदर शाह था। तो नादिर शाह ने भारत में किसके राज्यकाल में जो है आक्रमण किया था, तो क्या अहमद शाह था, या फिर मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, या फिर जहांदर शाह था। तो ये कौन था, ये था जहांदर शाह। इसके शासनकाल में आक्रमण किया था किसने, नादिर शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के एक पुरातात्विक स्थल से आटा पीसने वाली चक्की के पत्थर के 2 पट उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए थे। वो कौन से स्थल हैं जहाँ पे ये 2 पट प्राप्त हुए हैं। क्या ये रोपड़ है, लोथल है, हड़प्पा है, या फिर मोहनजोदड़ो है। तो वो कौन सा स्थान है, वो है आपका रोपड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है। विजयनगर जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का 2 व्यक्तियों ने करी थी, तो उसका वर्तमान का नाम क्या है। क्या वो हम्पी है, विजयनगर है, अनेगोंडी है, या फिर चंद्रगिरी है। तो उसका पुराना नाम क्या है, वो है चंद्रगिरी। ठीक है। विजयनगर का पुराना नाम वर्तमान नाम चंद्रगिरी है। अगर पूछा जाए कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने करी थी, तो हरियर और बुक्का 2 व्यक्ति थे, 2 भाई थे, उन्होंने इसकी विजयनगर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी ने किसके काल में विजयनगर की यात्रा की थी। इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी ने किसके काल में विजयनगर की यात्रा की थी। क्या वो कृष्णदेव राय थे, हरिहर प्रथम थे, हरिहर द्वितीय थे, या फिर देवराय प्रथम थे। तो वो कौन थे, वो थे कृष्णदेव राय। इनके शासनकाल में इटालियन जो यात्री था निकोलो कॉन्टी, उसने क्या की थी, यात्रा की थी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई थी कब हुई थी। क्या वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 26 जनवरी 1950 को हुई थी, या 26 नवंबर 1949 को हुई थी, या फिर 4th ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषकों को सहायता प्रदान करने हेतु दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी। कृषकों को सहायता प्रदान करने हेतु दीवान ए आमिर कोही विभाग की स्थापना की गई थी, तो किसने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, फिरोज तुगलक ने करी थी, या फिर मोहम्मद तुगलक ने करी थी। तो किसने करी थी, मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद माना जाता है उसमें सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। गंगा नदी को, यमुना नदी को, सतलज नदी को, या फिर 4th ऑप्शन है सरस्वती नदी को। तो किसे माना गया है, ये माना गया सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। कहाँ पे, ऋग्वेद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर नगर है उसकी स्थापना किसने की थी। मोहम्मद तुगलक ने करी थी, फिरोज तुगलक ने करी थी, इब्राहिम लोदी ने करी थी, या फिर करी थी इब्राहिम सरकी ने। तो किसने करी थी, फिरोज तुगलक ने करी थी। किसकी स्थापना करी थी, जौनपुर नगर की। ठीक है। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है, वो स्थल कहाँ पे है। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ स्थल कहाँ पे है। तो क्या वो कालीबंगा में है, लोथल में है, सुतकोंगेडोर में है, या फिर दैमाबाद में है। तो ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है मम्मी, ये प्राप्त हुआ है लोथल में। ठीक है। सैयद वंश की स्थापना सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। मुबारक शाह था, नासिरुद्दीन था, गयासुद्दीन था, या फिर खिजर खां था। तो कौन था सैयद वंश का संस्थापक, वो था खिजर खान। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। कुछ मोहरें चौकोर होती हैं, कुछ गोलाकार में होती हैं, कुछ लंबाई में होती हैं, कुछ तिकोनी होती हैं। ठीक है।
तो हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थी ये बताना है। तो वो कौन सी थी, वो थी गोलाकार की। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। जो आगरा है जहाँ पे ताज महल स्थित है, तो वहाँ उसकी स्थापना किसने करी थी। इब्राहिम लोदी ने करी थी, सिकंदर लोदी ने करी थी, अकबर ने करी थी, या फिर हुमायूं ने करी थी। तो किसने करी थी आगरा नगर की स्थापना, वो है सिकंदर लोदी। ठीक है, जहाँ पे ताजमहल आपका प्रेजेंट में जो है स्थित है, वो उसकी जो है स्थापना किसने करी थी, तो सिकंदर लोदी ने। बाबर के ही समय में बाबरनामा का पहला फारसी अनुवाद किसके द्वारा संपन्न हुआ था, ये आपको बताना है। बाबर के ही समय में बाबरनामा का पहला फारसी अनुवाद किसके द्वारा संपन्न हुआ था। पहला ऑप्शन है शेख जैन वफाई ख्वाफी, या फिर जैनुल आबदीन, या फिर हेनरी बेवरीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। बाबर के ही समय में बाबरनामा का जो पहला फारसी अनुवाद था किसके द्वारा संपन्न हुआ था, तो ये हुआ था शेख जैन वफाई ख्वाफी के द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। महाजनपद काल में जनपदों की संख्या कितनी थी, तो आप सभी को पता है महाजनपद काल में जो जनपद थे टोटल कितने थे, 16 थे। ठीक है, 16 जनपद प्रेजेंट उस टाइम पे महाजनपद काल में स्थित थे। नेक्स्ट है कि बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन काल में कितने वर्षों का विवरण दिया। जो बाबरनामा लिखा गया है उसमें बाबर ने अपने जीवन काल में कितने वर्षों का विवरण दिया है। ठीक है, यानी कितने वर्ष वो जीवित रहा है उसका विवरण उसने दिया है। ठीक है, क्या वो 48 वर्ष का है, 40 वर्ष का है, या 18 वर्ष का है। तो किसने कितना दिया है, 18 वर्षों का विवरण उसने अपने बाबरनामा में अपने जीवन काल में कितने वर्षों का विवरण दिया है, तो वो दिया है 18 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रचनाओं में से सर्वाधिक किसकी सहायता से अबुल फजल ने प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी की रचना की थी। कौन सी ऐसी रचना है जिसकी सहायता से अबुल फजल ने प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी की रचना की थी। क्या वो अब्बास खां सरवानी की तारीख़ शेरखाई से है। ठीक है, अब्बास खां सरवानी की तारीख़ शेरशाही से है, या फिर गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा से है, या फिर जौहर आफ्ताबची की तज़किरातुल वक़ायत से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन है जिसकी सहायता से आईने अकबरी की रचना की गई थी, वो है अब्बास खां सरवानी की तारीख़ शेरशाही से। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई रचना है। किस शासक के शासनकाल में इस रचना का प्रणयन किया गया था। ठीक है, हुमायूंनामा जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो हुमायूं की ही बहन गुलबदन बेगम के द्वारा रचना की गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है, तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा रची गई है, जो कि हुमायूं की ही बहन है। ठीक है, और ये इसका जो है प्रणयन किसके शासनकाल में हुआ था ये बताना है। तो क्या वो हुमायूं हैं, या फिर बाबर हैं, या फिर अकबर हैं। तो वो कौन है, वो है अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा को अबुल फजल 5 भागों में लिखना चाहता था, परंतु वीर सिंह बुंदेला द्वारा असमय हत्या कर दिए जाने से वह इसे पूर्ण नहीं कर सका। बाद में इसे पूर्ण करने का श्रेय किसे जाता है। जो अकबरनामा है किसने लिखा है, तो वो जो अबुल फजल उसने लिखा था और 5 भागों में लिखना चाहता था, परंतु वीर सिंह बुंदेला द्वारा असमय उसकी हत्या कर दिए जाने के से क्या हुआ था कि वो पूरा नहीं हो पाया था। तो उसके बाद उसे किसने पूरा किया था ये बताना है। क्या वो अब्दुल रहीम खान खाना है, या फिर दूसरा ऑप्शन है बंदायूनी है उनको जाता है, या फिर मुहब को जाता है, मुहब खां को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन है जिसे जाता है, वो है मुहब खां। इन्होंने इसको पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक था, साथ ही 1576 ईस्वी में उसने हल्दी घाटी की लड़ाई में भाग भी लिया था। ठीक है, यानी लेखक भी था, साथ में उसने युद्ध भी करी थी। और कौन से 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी उसमें उसने युद्ध में भी भाग लिया था। वो कौन सा प्रतिभाशाली लेखक है। ठीक है, क्या वो शेख मुबारक है,
फैजी है या फिर बदायूनी है। तो ये कौन है, ये है बदायूनी। ठीक है, इसने जो है ये एक लेखक भी था, साथ में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 उसमें उसने भाग भी लिया था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुझके जहांगीरी में जहांगीर ने अपने शासनकाल में 17 वर्षों का वर्णन किया है। बाद के 19 वर्षों का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तुझके जहांगीरी ने जो तुझके जहांगीरी है उसमें जहांगीर ने अपने शासनकाल के 17 वर्षों का वर्णन किया है। बाद के 19 वर्षों का वर्णन जो है निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। क्या ये बदायूनी थे, उनके द्वारा किया गया है, या फिर मोतभिद खां द्वारा था, या फिर सरवानी द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन थे, ये थे मोतभिद खां द्वारा। इनके द्वारा जो है 19 वर्षों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है। जैसे आपका ब्राह्मी लिपि होता है, देवनागरी लिपि होता है, वैसे एक लिपि होती है खरोष्ठी लिपि। ये किस प्रकार से लिखी जाती है। क्या ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, दोनों ओर से लिखी जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो खरोष्ठी लिपि है, जो उसका जो लिखने का तरीका है वो दाईं ओर से बाईं ओर को है। ठीक है, यानी इस तरफ से इस तरफ को लिखा जाता है। जैसे अमूमन हम लोग सामान्य रूप से इस तरफ से लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं लिखना। ठीक है, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है ये इस तरफ से लिखना शुरू की जाती है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके बाद अगर ये सारी क्लासेस हो जाती हैं तो उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एसएसटी के या फिर जो आपका पेपर सेकंड है उसको हम देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।